शायद आप में से बहुत से लोगों को ये बात मालूम ना हो कि पाकिस्तान का पहला यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, लेकिन फिर सिर्फ एक साल के बाद ये तारीख 14 अगस्त कैसे बन गई। और जब पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ अलहदा हुए थे तो आज इनके यौम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क क्यों है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या तारीख में कुछ ऐसा छुपाया गया है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं बताया गया? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर पिछले 90 सालों से हुकूमत कर रहे थे तो फिर उन लोगों ने हिंदुस्तान को छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया? और क्या तकसीम का ये फैसला पहले से तयशुदा था या फिर जल्दबाजी में एक खूनी लकीर खींच दी गई? वो तकसीम का ये सारा फैसला किन बुनियादों पर किया गया? क्या पाकिस्तान को 1947 में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी वो पूरी मिली या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें पिछले 78 सालों से तारीख की किताबों में दफन रखा गया है। तो आइए फिर बरे सगीर की इस तकसीम को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। आप आजाद हैं, आजाद रहें। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में राज करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसे हम ऑलरेडी इस वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वीडियो के बाद में आप इसे भी देख सकते हैं। और इस जंग के बाद बरतानवी हुकूमत ने डायरेक्ट ही पूरे इंडिया पर हुकूमत करना शुरू कर दी और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद हिंदू और मुसलमान दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीकें चलाना शुरू कर दी। लेकिन इनके नज़रियात के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क था और फिर सब ने एक साथ मिलकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। लेकिन इस पार्टी के अंदर हिंदुओं की अक्सरियत थी, जिसकी वजह से इस पार्टी के अंदर मौजूद मुसलमान अपने हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा मायूस हुए। और फिर ठीक 21 साल के बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई। इस जमात को बनाने का मकसद मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना था। तो अभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अंग्रेज़ों से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन इनका आज़ादी का नुक्ता नज़र अलग था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के अंदर ही मौजूद थे और वो हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के दाई थे। और फिर 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहिदा हो जाता है। I'm glad to see you, Gandhi, said Jinnah, and Gandhi replied in practically the same words. Well, that was pretty formal, but Mr. Gandhi soon altered that. और ये दोनों जमातें एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीकें चलाना शुरू कर देती है। और फिर 1920 आते आते कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी ये बात समझ आने लग गई थी कि अगर मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर भी ली तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मुसलमान अंग्रेज़ों की बजाय हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के अंदर मौजूद बड़े बड़े नामों के दिलों में नफरत को बहुत ही करीब से देखा था। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना 1920 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं और वापसी लंदन चले जाते हैं। और इनके जाते ही वो तमाम लोग जो इनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, उनकी उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती हैं। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. और ऐसे टाइम पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने शेरों के ज़रिए वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को झंझोड़ना शुरू किया। और फिर इन्होंने खत लिखकर कायदे आज़म को भी वापसी बुलाया कि आप वापस आएँ और आकर मुसलमानों की नुमाइंदगी कीजिए। और फिर 1930 में इकबाल ने इलाहाबाद के अंदर एक मशहूर खुतबा दिया और कहा कि मुझे इस बात के अंदर कोई हरज नज़र नहीं आता कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाका जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है उसको एक अलग मुस्लिम रियासत के अंदर बदल दिया जाए। और फिर कायदे आज़म वापसी आते हैं और आकर मुस्लिम लीग की बागडोर को संभालते हैं। लेकिन इस वक्त तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टोटली बदल चुके थे, क्योंकि 1916 में तो वो जिन्ना था जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान में इत्तेहाद चाहता था, क्योंकि वो चाहते थे कि तमाम हिंदू और मुसलमान सारे मिलकर एक जगह पर रहें। लेकिन अब जब कायदे आज़म लंदन से वापसी आते हैं तो आकर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा करते हैं और इसके लिए वहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को उबारते हैं। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences.
We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. और इस वक्त तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही मुतहर्रिक हो गई थी, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए मुश्किलात की वजह बनती है। और फिर तंग आकर 1935 में बरतानिया की पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करती है, जिसके मुताबिक अब हिंदुस्तान के अंदर सूबाई इलेक्शन होंगे और जो भी पार्टी इन इलेक्शन को जीतेगी तो वही पार्टी वहाँ के सूबाई मामलात को देखेगी। लेकिन अब भी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट सेक्टर अभी भी बरतानिया की हुकूमत के पास ही थे। और फिर 1937 में पहली बार 11 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाया जाता है। लेकिन इस इलेक्शन का नतीजा मुस्लिम लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इन 11 में से 7 तो कांग्रेस जीत जाती है और सिर्फ 3 ही मुस्लिम लीग को मिलती हैं और एक नशीस्त तो आज़ाद उम्मीदवार ले जाता है। और वो 3 सूबे जहाँ पर मुस्लिम लीग जीती थी, इसके अंदर पंजाब, सिंध और बंगाल शामिल था। और इस नाकामी के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी काविशों को मज़ीद तेज़ करते हैं और बिलाखिर 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर करारदाद पाकिस्तान पेश करते हैं और एक अलग रियासत बनाने का एक पुख्ता अज़म कर लेते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हिटलर ने भी वर्ल्ड वार 2 को शुरू कर दिया था और ये जंग तकरीबन अगले 6 साल तक चलती है और इसमें ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती है। और 1945 तक जब तक ये जंग ख़त्म होती है तब तक ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और जैसे ये जंग ख़त्म होती है तो सबसे पहले तो बरतानिया के अंदर इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन को लेबर पार्टी जीत जाती है और अपनी हुकूमत बनाती है। और इस वक्त तक बरतानिया की हालत भी काफ़ी बुरी हो गई थी। तो अभी ये लोग इधर उधर पंगे लेने के बजाय सबसे पहले अपने मुल्क पर तवज्जो देना चाहते थे, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें अपने पीक पर थी। और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर के पास अभी इतनी ताकत ही नहीं थी कि वहाँ पर बैठकर हिंदुस्तान के अंदर अपनी हुकूमत को मैनेज कर पाएँ। इसीलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस थी जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज करना चाहती थी और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह थे जो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने का मुतालबा कर रहे थे और बड़े सगीर के अंदर मौजूद तमाम मुसलमानों का एक लौता लीडर खुद को समझते थे। तो इसलिए बरतानवी हुकूमत 1937 की तरह 1946 में भी इलेक्शन करवाती है, लेकिन अब की बार नतीजा बिल्कुल ही उल्टा निकलता है। जहाँ पर पहले 1937 में मुस्लिम लीग ने सिर्फ 3 नशीस्तें ही जीती थी, तो अब 1946 में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में तकरीबन 90% से ज़्यादा नशीस्तें जीत जाती है, जो कि कायद-ए-आज़म की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। तो अभी इस इलेक्शन से एक बात तो वाज़ेह हो गई थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ही बड़े सगीर के अंदर मौजूद तमाम मुसलमानों के इकलौते लीडर हैं। तो भी बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तान में पावर ट्रांसफ़र और इनके जाने के बाद हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होगा, इसके लिए ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अब मुस्लिम लीग से भी मशवरा करना होगा। और फिर बरतानवी हुकूमत ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया कि अगर हम हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बजाय यहाँ पर मौजूद तमाम सूबों को ही मुकम्मल पावर दे दें और यहाँ पर फेडरल हुकूमत के पास कोई थोड़ी बहुत ही पावर होगी और अगर कोई भी सूबा यहाँ से अलहदा होना चाहे तो इसके पास ये मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो यहाँ से अलहदा होकर अपनी एक अलग रियासत भी बना सकता है। तो इस प्लान को सुनकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही मान जाते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मानना था कि अगर हमारे यहाँ पर ऐसे बात नहीं बनेगी तो हम मुसलमानों के तमाम सूबों को मिलाकर हमारे पास इस चीज़ का इख्तियार होगा कि हम अपना एक अलग मुल्क बना सकते हैं। लेकिन ये बात वहाँ पर मौजूद इंतहा पसंद हिंदुओं को अच्छी नहीं लगती कि अच्छा अब मुसलमानों के पास हमारे बराबर की ही ताकत होगी, इसलिए वो गुस्से में आकर कांग्रेस के खिलाफ ही एहतजाज शुरू कर देते हैं और बाहर सड़कों पर निकल आते हैं। तो अभी इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए 10 जुलाई 1946 में पंडित नेहरू दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के पास इस बात का पूरा हक होगा कि वो जब चाहे तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर अपनी मर्जी से तब्दीली कर सकती है और सूबाई हुकूमतों की बजाय सारी की सारी पावर फेडरल हुकूमत को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो अभी ये सुनकर कायद-ए-आज़म को भी कांग्रेस की असल नीयत समझ में आ गई थी और वो जाते हैं और वो कैबिनेट मिशन प्लान जो पहले मान लिया था अब उसे रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि अब तो हम हर सूरत में अपनी एक अलग रियासत पाकिस्तान बनाकर ही रहेंगे। और फिर 16 अगस्त 1946 को कायद-ए-आज़म डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हैं,
कि अगर हम अपना हक पूरा अमन तरीके से नहीं ले सकते तो हम ताकत के जोर से छीन लेंगे और फिर पूरे हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान जगह जगह पर सड़कों पर निकलते हैं और निकल कर एहतजाज करते हैं। और काफ़ी जगह पर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन के दरमियान काफ़ी वायलेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अंग्रेज़ और कांग्रेस दोनों ही कायदे आज़म की ताकत को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसीलिए वो इनको बड़े बड़े लालच देते हैं और कहते हैं कि आप अपने अलग वतन का मुतालबा छोड़ दें, आपको जो भी चाहिए वो हम आपको देंगे। लेकिन कायदे आज़म इस सब के बावजूद अपनी बात पर कायम रहते हैं और बिलाखिर बरतानवी हुकूमत ऐलान करती है कि वो जून 1948 तक हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले ही हिंदुस्तान के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आती और फिर लॉर्ड माउंटबेटन को तकसीम का ऐलान जल्दी करना पड़ता है। और फिर 14 अगस्त 1947 का वो दिन आता है जब कराची के अंदर पाकिस्तान को मुकम्मल पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। Next, the inauguration of Mr. Jinnah as Governor General. He takes the oath of allegiance to King George VI as head of Pakistan. That's the Governor General's personal flag. And afterwards, the flag of the new dominion itself was broken. और उसी शाम को लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में जाते हैं और रात को 12 बजे दोनों मुल्कों की आज़ादी का ऐलान कर देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह 15 अगस्त को भारत को पावर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दोनों मुल्कों की आज़ादी का ऐलान एक साथ हुआ था तो फिर आज के दिन इन दोनों के योम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क क्यों है? तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली के अंदर आज़ादी का ऐलान किया था तो वहाँ पर रात के 12 बज चुके थे, मतलब कि वहाँ पर 15 अगस्त का दिन शुरू हो चुका था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल कराची था और कराची और दिल्ली के टाइम के अंदर तकरीबन 30 मिनट का फ़र्क है। मतलब कि जब वहाँ पर रात के 12 बज रहे थे उस वक्त कराची के अंदर 11:30 हो रहे थे, मतलब कि यहाँ पर 14 अगस्त का ही दिन था। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि रात को 11:30 बजे का आज़ादी का ऐलान हो चुका है। तो वो 15 अगस्त के दिन जब सुबह उठते हैं तो उनको पता चलता है कि रात को तो आज़ादी का ऐलान हो चुका है। तो वो तमाम लोग 15 अगस्त के दिन निकलते हैं और सड़कों पर जश्न मनाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। लेकिन इससे अगले ही साल योम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो इस दिन जुम्मे का दिन था और 27 रमज़ानुल मुबारक था, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन था। तो उसके बाद से तमाम पाकिस्तानी 14 अगस्त को ही अपना योम आज़ादी मनाते हैं। लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि इस वक्त वो जहाँ पर मौजूद हैं वो पाकिस्तान है या इंडिया है, क्योंकि वहाँ पर सरहद वगैरह तो कोई मौजूद ही नहीं थी। तो कभी लोग एक जगह से भागकर दूसरी जगह जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वहाँ से भागकर दूसरी जगह पर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बरतानवी हुकूमत को चाहिए था कि यहाँ पर सबसे पहले वो प्रॉपर तरीके से सरहदें बनाते, उन लोगों को गाइड करते कि भाई जहाँ पर ये आप मौजूद हैं ये पाकिस्तान के एरिया है और ये वाला एरिया भारत का है। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएं, अगर आप भारत में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर चले जाएं। लेकिन उन लोगों ने जानबूझकर वहाँ पर अपनी लापरवाही दिखाई और लाखों लोगों को अपनी जानों से जाने दिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा हो ताकि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान एक नफरत पैदा हो और ये बाद में आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहें। वो जो हमने पहले 100 साल तक यहाँ पर लूटा है हमसे पूछने वाला कोई भी नहीं हो। और फिर एहसान करने के लिए 3 हफ्तों के बाद जाकर रेड क्लिफ ने पाकिस्तान और भारत की सरहदें खींची। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियन का कहना है कि रेड क्लिफ तो पहली बार हिंदुस्तान आया था, इसको तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि कहाँ पर मुसलमानों की आबादी है और कहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। जब कांग्रेस ने इसे पैसे खिलाए तो इसने उनकी मर्जी के मुताबिक पंजाब और बंगाल को भी 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, जो कि असल में सारे का सारा पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो इस वीडियो के आखिर में मैं तमाम पाकिस्तानियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी योम आज़ादी का दिन आ रहा है और आजकल भी बहुत सारे पाकिस्तानी नाउम्मीद हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर हम 1947 में अलहदा ना होते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मैं इन तमाम लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही आज पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं और यहाँ पर कुछ ख़ानदानों और अदारों का कब्ज़ा हो गया है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और वो तमाम मुसलमान जो आज भारत के अंदर मौजूद हैं
उनको बार बार इस बात की गवाही देनी पड़ती है कि वो भारत से प्यार करते हैं, ना कि पाकिस्तान से। अगर वो अपने मुल्क के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं तो बार बार उनसे यही चीज़ कही जाती है कि भाई अगर आपको ये मसला है तो एक काम करो, आप पाकिस्तान चले जाओ या फिर आप बांग्लादेश चले जाओ। तो इसीलिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कई दहाइयों की मेहनत और लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है, और हमें अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है तो पाकिस्तान दूसरी ऐसी रियासत है जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।